जिन 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन में अमेरिका से भारत के रिश्तों को नया आयाम दे रहे थे, उन्हीं 2 दिनों में भारत चीन सीमा पर गर्मी बढ़ गई। चीनी सैनिकों ने सिक्किम में सीमा का उल्लंघन कर बंकर ध्वस्त कर दिए और नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर जा रहे 47 यात्रियों को रोक दिया। चीन ने कह दिया है कि सिक्किम में सामने से सेना हटाओ, सड़क बनाने दो, तभी यात्रा फिर शुरू होगी। चीन ने भारत अमेरिकी संबंधों पर भी तीखी टिप्पणी की है। कुछ लोग भारत अमेरिकी संबंधों में सुधार, चीन की चिढ़, मानसरोवर यात्रा को रोके जाने और सिक्किम की तनातनी को एक तार में जोड़कर भी देख रहे हैं। मगर चीन से संबंधों का इतिहास देखते हुए क्या हम कोई निष्कर्ष निकालने की स्थिति में भी हैं? इसी पर आज चर्चा होगी, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं इस चर्चा की जड़ पर। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 4 महीने के भीतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए तो दोनों नेताओं के बीच काफी गर्मजोशी दिखी, मगर ये गर्मजोशी दोनों देशों के रिश्तों में कभी ढल नहीं पाई। अब तो चीन ने उस मानसरोवर यात्रा पर ही रोक लगा दी है, जिसके लिए भारत आए शी जिनपिंग ने नाथुला दर्रे का दरवाजा खोला था। चीन ने पहले तो ये कहा कि भारी बारिश के चलते ऐसा किया गया है, लेकिन बाद में चीनी विदेश मंत्रालय ने शर्त रख दी कि जब तक भारत सिक्किम में सड़क निर्माण की अड़चन दूर नहीं करता, तब तक वो यात्रा आगे नहीं बढ़ने देगा। दरअसल सिक्किम में चीनी और भारतीय सेनाएं आमने सामने हैं। सिक्किम, चीन और भूटान से लगे सीमा क्षेत्र में चीन एक सड़क बना रहा है। भारतीय सैनिकों ने इस निर्माण पर आपत्ति की तो धक्का मुक्की भी हुई। चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा क्षेत्र में घुसकर 2 बंकर भी नष्ट कर दिए। चीन का दावा है कि ये क्षेत्र उसकी सीमा में आता है। बीच में कुछ चाइना के द्वारा भी कुछ मानसरोवर यात्रा पर बंदी लगाने की जो बात आई है, गेट बंद करने की, उस पर भी सरकार विचार कर रही है, बातचीत चल रही है। मुझे लगता नहीं कि वो बहुत मामला गंभीर बनेगा। सरकार उनसे बातचीत करके इसमें रास्ता निकाल लेगी। सरकार की तरफ से मानसरोवर यात्रा रोके जाने या सिक्किम में सीमा उल्लंघन पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। पड़ोसी चीन के साथ पुराने रिश्ते रहे हैं। 1950 के बाद से राजनयिक संबंध पर दक्षिण एशिया और विश्व में शक्ति संतुलन का गहरा असर रहा है। चीन की हालिया हरकतों को भारत अमेरिका के सुधरते रिश्तों से जलन भी माना जा रहा है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में भारत में चीन की सबसे ज्यादा चर्चा व्यापारिक संबंधों को लेकर होती है। चाइना से निपटने का कोई तरीका उसी वक्त समझ में आ सकता है जब चाइना से जो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इंडिया में हो रहा है, दुनिया जहान की चीजें यहाँ पर आ रही हैं, अगर उनकी तरफ सरकार कुछ नजर करे और उनके बारे में सोचे कि शायद चाइना पर कोई इकोनॉमिक दबाव डालने की जरूरत है, तो शायद चाइना को समझ में आए। लेकिन क्या भारत ऐसा करने की हालत में है? क्योंकि चीन के साथ व्यापार में पलड़ा चीन का भारी है। दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या अपने व्यापारिक हित साधने के लिए चीन विवाद पैदा कर रहा है? पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चीन भारत पर दबाव बनाता रहा है, तो फिर ऐसे में ड्रैगन से निपटने की भारत की नीति क्या हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन को लेकर भारत की नीति साफ नहीं है? और यही आवाज अड्डा पर आज का सबसे बड़ा सवाल है और हम इस सवाल में आपको भी जोड़ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या चीन को लेकर भारत की नीति साफ नहीं है? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। आवाज अड्डा पर इस बड़ी चर्चा में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शेषाद्रीचारी, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी कुछ देर में हमारे साथ होंगी, सामरिक मामलों के विश्लेषक ब्रह्म चेलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही जुड़े हैं पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू और सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी के प्रेसिडेंट और चीन के विशेषज्ञ जयदेव रानाडे भी हमारे साथ हैं। और इस चर्चा में जो एक सवाल व्यापार का उठता है, उस पर चर्चा के लिए हमने जोड़ा है इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के DG सुनील मिश्रा को, जो चीन में काफ़ी समय बिता के भी आए हैं। शुरुआती टिप्पणी का हमारा 1.5 मिनट का समय होता है। आप सभी से आग्रह है कि ये जब 1.5 मिनट पूरा होने को होगा तो उससे पहले आपके कान में थोड़ी सी बीप आएंगी और उसके बाद एक बजर बजेगा। अपनी बात उस 1.5 मिनट में ख़त्म कर दें। उसके बाद हम जब डिबेट ओपन करेंगे तब छोटी छोटी बातचीत एक दूसरे से करेंगे तो बातचीत थोड़ी अच्छी रहेगी। ब्रह्मा चेलानी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सवाल ये है कि क्या ये कोई गंभीर खतरा है, गंभीर चिंता का विषय है जो हो रहा है इस वक्त सीमा पे, या
कोई इसको आप रूटीन एक्टिविटी कह के टाल सकते हैं कि कुछ दूसरी चीज़ों पे ध्यान डालने के लिए चीन यहाँ शायद एक तरह का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है? ये जो कुछ हो रहा है ये काफी ओपन में हो रहा है, मगर इस तरह के एपिसोड्स और इनकर्शंस बहुत ही कॉमन हो गए हैं बिकॉज चीन काफी एग्रेसिव हो गया अपने बिहेवियर में, और उनका जो पॉलिसी अप्रोच है वो कि जहाँ पर भी इनको मौका मिलता है वहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तानी धरती को हड़प करने की। तो जो सिक्किम ट्राई जंक्शन में जो कुछ हो रहा है ये एक वार्निंग है हिंदुस्तान के लिए कि इस तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए हिंदुस्तान को एक ठोस चाइना स्ट्रैटेजी क्या करनी पड़ेगी। इस समय हमारे पास कोई कॉन्क्रीट चाइना स्ट्रैटेजी नहीं है। चाइना स्ट्रैटेजी में जो इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एलिमेंट्स तीनों कंबाइंड होने चाहिए। जी ब्रह्मचलानी साहब, आपने कहा कि एक सीरियस वार्निंग की तरह देखना चाहिए और हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव चाइना पॉलिसी की जरूरत है। काटजू साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या हमें ऐसा कुछ जगह, क्योंकि मीडिया में ये बात 10 दिनों से लगभग चल रही है जब पहला जत्था रोका गया था, और कुछ जगह तो यहाँ तक कहा जाने लगा है द वॉर इज इन ऑफिंग। वो बहुत बड़ी बात लग रही है, बढ़ा चढ़ा के कही गई लग रही है, लेकिन आप स्ट्रैटेजी देखते हैं, डिप्लोमेट रहे हैं, आपकी नज़र से कितनी बड़ी चिंता है और सच में क्या हमारी कोई चाइना पॉलिसी है? नहीं, हमारी चाइना पॉलिसी तो दरअसल राजीव गांधी के समय में जो निर्धारित हुई थी उसी पर सब सरकारों ने अमल किया है, और वो संक्षिप्त में ये है कि जहां पर भी चाइना के साथ सहयोग हो सकते हैं वहां सहयोग करो, और जहां पर हमारे डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस पर सैद्धांतिक रूप से हम कायम रहेंगे, लेकिन उनको एक किस्म से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि ये पॉलिसी सही है, लेकिन मुश्किल यह है कि चीन ने आज चंद सालों से बहुत ही आक्रामक रूप अपना लिया है। एक उनकी पॉलिसी फॉरवर्ड पॉलिसी हो गई है जब से उनके जो आज राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग साहब, जब से उन्होंने कारोबार संभाला है, और हम उसका एक मैनिफेस्टेशन पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। तो अब हमें एक नए मुकाबले के लिए तैयार होना चाहिए, और सामरिक दृष्टि से यह मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हमारे राजनीतिक वर्ग को एकजुट होना पड़ेगा। ये कुछ मुद्दे होते हैं जो राजनीति के होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं जहां पे राष्ट्रीय हित का ध्यान रखना पड़ता है, और आज के दिन मेरा ये मानना है कि चीन से जो सामरिक चुनौती है उसके लिए हर दलगत राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। जी काटजू साहब, शेषाद्रिचारी जी, ये सवाल आपने जो सुने अभी उठे, इससे पहले जो सवाल रखे गए, उसके बाद एक बात समझने की कोशिश, क्योंकि ये राजीव गांधी के समय जो नीति बनी थी उस पर हम अभी तक चल रहे हैं कहा जा रहा है, और रिश्तों में तो इस बीच ऊंच नीच भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए, और जब वहाँ से चीन के राष्ट्रपति यहाँ आए तब लगा कि रिश्तों में फिर एक नया फेज शुरू हुआ है। क्या वो छलावा था? क्या उससे हमें धोखे में नहीं आना चाहिए? और क्या आपको भी लगता है कि चीन के साथ रिश्तों पर एक गंभीर पुनर्विचार की जरूरत है? देखिए, चीन का जो रवैया है भारत के प्रति और चीन का रवैया अन्य अन्य देशों के प्रति जो रवैया है वो कोई नई बात नहीं है। ये जो बॉर्डर में जो कुछ भी हुआ है उसमें भी कोई बहुत नई बात नहीं है। समय समय पर इन चीज़ों में एक, जिसको हम ट्रिगर कहते हैं, तो कुछ न कुछ ट्रिगर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि चीन की जो अभी हाल में जो चीन ने जो कुछ भी किया है नाथुला पास में, उसका नाथुला पास का जो कुछ भी मामला हुआ है वो उसका जो इमीडिएट ट्रिगर है वो हो सकता है कि भारत और यूएस के बीच की जो वार्तालाप हुई, और भारत को जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने तरीका दिया है, और ट्रंप ने जिस प्रकार की दोस्ती बढ़ाई है भारत के प्रति, उससे चीन थोड़ा गंभीर रूप से उसको देख रहा है। इसीलिए चीन जो है, उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो समय समय पर वो बात करने की और कहने के तरीके अलग होते हैं। और दूसरी बात, हमें ये भूलना नहीं चाहिए
कि चीन का जो अभी राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो उनके पास 3 पद है। वो पार्टी के भी आला कमा है, मतलब सेक्रेटरी जनरल हैं, राष्ट्रपति भी हैं, और वो पीएलए के मतलब आर्मी के इंचार्ज भी हैं। वो चीफ ऑफ कमांडर आर्मी के हैं। अब इन तीनों बातों को देखते हुए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इसका असर अलग अलग हो सकता है, सो हमें इसको चिंता के साथ देखनी चाहिए। जी चेचारी साहब, मैं जयदेव रानाडे जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप चीन पर बहुत विशद अध्ययन करते हैं, सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्टडी के डायरेक्टर हैं आप। तो आपके हिसाब से चीन की नज़र से देखें तो वो क्या हासिल करना चाहता है जिस तरह की हरकतें वो बॉर्डर पर कर रहा है इस वक्त उससे? मेरे ख्याल से जो हम देख रहे हैं अभी काफ़ी अनयूजुअल है। जैसे आर्टिकल्स आ रहे हैं चीन के मीडिया में, और जिस टाइप की पोस्चर उन्होंने अडॉप्ट की है ढोकाला में, अनयूजुअल है। और बहुत सालों के बाद, तकरीबन 10 साल के बाद ये दिखाई दे रही है ऐसे हरकत। दूसरी बात, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये तीनों चीज़ को मिलाते हैं, स्ट्रैटेजी, सॉवरेंटी और टेरिटोरियल। तो तीनों चीज़ों को अगर आप ठीक तरह से देखें, गौर से देखें, तीनों चीज़ इसमें शामिल हो जाते हैं, तीनों एलिमेंट्स। और इस टाइम वो इशारा दे रहे हैं 2-3 चीज़ों पे। एक कि हमारी जो रिलेशनशिप बढ़ रही है अमेरिका के साथ, उनको उससे वो खुश नहीं है बिल्कुल। उनके अलग कंसर्न्स हैं अमेरिका के बारे में, और ट्रंप के आने से वो इनसिक्योर हो गए हैं। दूसरी बात, वो समझते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के पब्लिक को सरकार के एक्शन से थोड़ा अलग करें। इसलिए वो कह रहे हैं कि पिलग्रिम्स जो हैं, जो यात्रा पे जा रहे हैं, कि भारत के ओर देखें, भारत को कहें कि अपनी ट्रूप्स, अपनी फौज वापस करे, उसके बाद हम ये करेंगे, और चीन की गलती नहीं है। तीसरी बात, जहाँ पे उन्होंने ये शुरू किया है ये ढोकाला एरिया में, वो जो है उनका इशारा है कि वो अरुणाचल पे जो अपना कब्जा करना चाहते हैं वो और मजबूत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जी, आपने अरुणाचल का किस्सा उठाया, उस पर हम बाद में चलेंगे, क्योंकि सही कहा आपने, 10 साल पहले चीन ने अरुणाचल में एक बार घुसपैठ की कोशिश की थी, काफ़ी उस वक्त हंगामा मचा था, और लंबे समय के बाद फिर वहाँ उस तरह की हरकत होती नज़र आ रही है। लेकिन एक दूसरी बात शुरू में चर्चा में आई, और अब सुनील मिश्रा हमारे साथ हैं, इंडियन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल। सुनील ने चीन में कुछ समय बिताया है। आप सुनील जी ये बताइए, 2 बातें हैं कि अगर व्यापारिक हितों का मामला है तो भारत चीन को कैसे जवाब दे सकता है? अभी हमने कांग्रेस के नेता को सुना कहते हुए, और इसी तरह का एक बयान विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आया है कि अगर भारत की जनता चीन के सामान को खरीदना बंद करे तो शायद उस पर दबाव पड़ेगा और वो हम एक इफेक्टिव जवाब दे पाएंगे। क्या ऐसा कोई जवाब देने की स्थिति में बिजनेस के फ्रंट पर हैं हम लोग? आलोक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कही। थोड़ा सा पीछे जाता हूं, अभी राजीव गांधी के समय का जिक्र हुआ। राजीव गांधी के समय पर यह तय हुआ जब उनकी चीन की यात्रा हुई कि बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और वो लेगेसी में हम लोगों ने इनहेरिट किया है। उस लेगेसी को सॉल्व अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको बैक बर्नर पर रख दिया जाए और व्यापारिक और कल्चरल और सोशल टाइज हमारी बढ़ाई जाएं। तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो व्यापारिक जो रिश्ते बढ़े, बहुत मजबूत हुए। करीब 15 साल पहले जो ट्रेड था उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी तरफ था। अब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट 70 बिलियन US डॉलर्स के ट्रेड में बहुत ही स्क्यूड है और एडवर्स है हिंदुस्तान के लिए। जी, आज भारतीय उद्योग इस मुकाम पे है, मैं अपने सेक्टर की बात कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, पावर जनरेशन इक्विपमेंट हो चाहे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट हो, हमारे पास करीब करीब 40% एक्सेस कैपेसिटी है और करीब करीब 35% ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर वो इंपोर्ट करना हम बंद कर दें तो कुछ नहीं होगा। भारतीय उद्योग पूरी तरह से सक्षम है भारतवर्ष की जो पावर क्षेत्र की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए।
जी, अब मैं वापस काटजू साहब आपके पास आना चाहता हूं। ये एक सवाल है और ये सवाल थोड़ा गंभीर है कि क्या इस तरह की बात, अभी शेषाद्रीचारी जी ने कहा कि ये अब पार्टी लाइन से हटकर राष्ट्रहित की सोचने की ज़रूरत है, इस वक्त सबको एक सी बात सोचनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने जो बात कही कि हमें चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहिए, एग्जैक्टली वही बात विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी आ जाई है। क्या ये कोई रास्ता है? और जैसा राजीव गांधी के समय में अगर कहा गया था कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट को अलग रख दें और ट्रेड के रिलेशन बढ़ाएं, क्या इस बीच हम उस ट्रेड रिलेशन में बाधा डालें या इधर से उस पर दबाव बढ़ाएं तो क्या वो डिप्लोमेटिकली भी काम करेगा? देखिए, चीन से जो असल चुनौती है वो सामरिक है। उस सामरिक चुनौती का हमें अब सामना करना है। मुझे लगता है कि व्यापारिक जो क्षेत्र है उसमें ज़रूर कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन हमें दरअसल चीन की कमज़ोरियां भी समझनी है और हमें ये मान के आगे चलना है कि इस कमज़ोरी पर हम कैसे अपनी फिंगर रखें। मेरा मानना है कि आज के दिन जिस तरह चीन पाकिस्तान से अपने रिश्ते बढ़ा रहा है, तो सबसे जो विशेष कमजोरी उनकी है वो पाकिस्तान में है और उसको अब हमें एक्सप्लॉइट करना है। लेकिन इस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है और मैं शेषाद्रीचारी जी से बिल्कुल सहमत हूं। जो मैंने भी आपके ओपनिंग रिमार्क्स में यही कहा था कि ये एक समय है जब हमारे देश को और देश के राजनीतिक वर्ग को सामरिक चुनौतियों और राष्ट्रहित के बारे में सोचना है और एकजुट होकर एक राय बनानी है जिसका चीन पर भी बहुत ही मुफीद असर पड़ेगा। जी काटजू साहब, अब हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी फोन पर जुड़ गई हैं क्योंकि उनके पास कैमरा पहुंचने में कुछ समय लग रहा है। प्रियंका जी, अभी कुछ चर्चा हुई है जिसमें आमतौर पर बात यह है कि यह गंभीर चिंता है कि का विषय है जो चीन से जिस तरह की हरकत हो रही है बॉर्डर पे, और पार्टियों से आपकी पार्टी के भी एक नेता का बयान हमने सुना और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन्होंने भी कहा कि ये अक्रॉस पार्टी लाइन एक राष्ट्रहित में सोचने की ज़रूरत है। लेकिन आप जिस तरह से देख रही हैं जो कुछ इस वक्त चाइना के बॉर्डर पे हो रहा है, चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है, उनसे निपटने का, उनको जवाब देने का इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है? एक प्रजातंत्र में ये मानना सही है कि हर राजनीतिक दलों को राजनीति से उभरकर ऊपर उठकर एक आवाज में बोलना जरूरी है, पर यह भी समझना जरूरी है कि ये जब चुनौतियां हमारी सरकार के समय पे हमारे साथ होती थीं, तो उस समय का जो विपक्ष, जो अब सरकार सत्ता पक्ष बन गया है, वो किस तरीके का रवैया अपनाती थी। ये बात ध्यान करनी होगी कि 2014 से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे वादे किए थे देश की जनता को, चीन से लेकर पाकिस्तान तक को लेकर। पर अब हम देख रहे हैं किस तरीके से ये समस्या बढ़ती जा रही है, उग्र होती जा रही है। तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सारे विपक्षी दलों को लेकर, सारे पार्टियों को लेकर उनको बात बताएं कि किस तरीके से वो इस पूरे जो मसला है उसको संभालने की कोशिश करेंगे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और चाइना पे किस तरीके का दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। पर हमने देखा है जब से इनकी सरकार आई है, उन्होंने कभी विपक्षी दलों से कोई बात नहीं की है, कोई राय मशवरा नहीं लिया है, किसी तरीके की डायलॉग जो बात होती है वो नहीं करने की कोशिश की है। तो अभी भी ये जो सामने गंभीर मसला सामने आ रहा है, तो कितना जो सत्ता पक्ष है विपक्षी दल से पूछेगा या उनकी राय लेगा, उनका मशवरा लेगा। उनको ये भी ध्यान में रखना है कि बहुत सारे सालों तक देश की जनता ने हम पे विश्वास किया था और हम लोग भी सत्ता पक्ष बने रहे थे। तो थोड़ा एक्सपीरियंस का भी ध्यान रखकर, सबको साथ में लेकर, तभी ये प्रजातंत्र भी चल सकती है और इस तरीके की जो हरकतें हो रही हैं चाइना की तरफ से, उसका भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है। जी प्रियंका जी। जयदेव रानाडे जी, एक चीज जो विचित्र दिख रही है इस प्रकरण में, पहले जब कैलाश मानसरोवर यात्रियों को रोका गया तो कोई कारण नहीं बताया गया। एक दिन बाद कहा गया कि मौसम खराब है, इस वजह से इन्हें रोका गया है, और लगभग 10 दिन बीत गए जिसके बाद ये हरकत हुई जिसमें बॉर्डर पे जो सिक्किम में झगड़ा हुआ है वो हुआ कि चीन का कहना है, और वो ये बयान सारे चीन की तरफ से आ रहे हैं
कि भारत की फौज ने हमारे वर्कर्स को रोका, उनकी हमारे प्रोजेक्ट में तोड़फोड़ की, जिसके बाद हमने जवाब में जाके बॉर्डर पोस्ट तोड़ी और ये हम अपनी सॉवरेन एरिया में काम कर रहे थे। वर्षों से इस सीमा पे हमारा कब्जा है। और इसके साथ चीनी मीडिया में तरह तरह के बयान, जिसमें ग्लोबल टाइम्स का वो बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत चीन से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, 1/3 जीडीपी है और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बहुत स्क्यूड है। इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, इन्हें कैसे देखा जाए और क्यों भारत की तरफ से ऑफिशियल जवाब जो नहीं आ रहा है उसे कैसे देखा जाए? देखिए, एक चीज़ है कि जो पब्लिक को वो कह रहे हैं, भारतीय पब्लिक को कह रहे हैं कि यात्रा नहीं चलेगी क्योंकि भारत ने गलती की है, भारत ने बॉर्डर क्रॉस किया है और चीनी सोल्जर्स और चीनी कंस्ट्रक्शन वर्क को रोका है, यानी कि गलती हमारी है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने ट्रूप्स वापस विड्रॉ करें तो फिर यात्रा फिर शुरू करवाएंगे। पर खास बात देखने की ये है कि ये जो चीन कर रही है, ये सब जो बयान वहाँ से आ रहे हैं ग्लोबल टाइम्स से या दूसरे न्यूज़पेपर से, ये सब न्यूज़पेपर जो हैं उनके पार्टी के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट उनको कंट्रोल करती है और जो भी आर्टिकल्स आते हैं उनको वो वेट करके फिर क्लियर करती है। और दिन में 3 बारी पार्टी के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट हर आर्टिकल को देखती है, यानी कि अखबार अगर कोई छाप रहा है या वेबसाइट कोई पोस्ट कर रहा है तो प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट उसको क्लियर करके उसके बाद ही छपता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये जो व्यूज़ एक्सप्रेस हो रहे हैं, ये सब क्लियर्ड हैं और कई न कई लेवल के पार्टी की अप्रूवल है इनको। तीसरी बात, हमारे यहाँ से क्यों बयान नहीं जारी है, मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं तो विदेश मंत्रालय में नहीं बैठा हूँ, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ शायद वो विचार कर रहे हैं और ये उनकी होप होगी कि टेंशन जो है कम हो जाए। अभी जो स्थिति है उसमें दोनों साइड अपने ट्रूप्स को रीइंफोर्स कर रहे हैं जहाँ तक हमें खबर है, और सिर्फ चीन की तरफ से ये आ रही है। तो भारत में ये कोशिश होगी कि टेंशन कम किया जाए। और इस मामले में मैं आपको याद दिलाऊं कि कई दिन पहले जब हमारे प्रधानमंत्री बाहर गए थे मोदी साहब, उन्होंने एक रिमार्क किया था कि इतने 40 साल में एक गोली भी नहीं चली है बॉर्डर में। वो इशारा था चीन को कि अब टेंशन जो हैं, जो बढ़े हुए हैं अपने रिलेशनशिप में, उनको कम करें। पर चीन की जो अब लीडरशिप है, शी जिनपिंग और बाकी के लीडर्स, नवंबर 212 से अगर आप देखें तो वो असर्टिव मोड में है, अग्रेसिव मोड में है, सिर्फ भारत के साथ नहीं और भी देशों के साथ। तो मेरे ख्याल से वो अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को उनके दबाव में लाए। और फाइनली मैं ये कहूँ कि उनको बहुत इरिटेशन है इस बात के कि हम लोग ना सीपीईसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको स्वीकार किया है, ना वन बेल्ट वन रोड को ज्वाइन किया है। दोनों इनके मेजर इनिशिएटिव हैं और ये बहुत इरिटेटेड है उससे कि भारत इनके दबाव में नहीं आ रही। जी शेषाद्रीचारी साहब, ऐसी स्थिति में एक तो ये कि क्या भारत सरकार को ऑफेंसिव पर नहीं होना चाहिए, जिस अंदाज में चीन, जैसा अभी रानाडे साहब ने कहा कि ये जो भी बयान जहां से भी आ रहे हैं वो साफ है कि वो उनकी सरकार के बयान हैं और किसी भी नाम से आ रहे हों। ये चीन के आधिकारिक बयान हैं, वो कभी सरकार खुद दे रही है, कभी अपने अखबारों में छपवा रही है, लेकिन भारत की तरफ से इसका कोई जवाब, सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? और दूसरा, जिस अंदाज में चीन शी जिनपिंग के आने के बाद से घेरा बना रहा है एक तरह से, पीछे भी कई बार बात हुई, पाकिस्तान के अंदर उसकी प्रेजेंस, ग्वादर पोर्ट पे जो कर रहा है, साउथ चाइना सी में जो काम हो रहे हैं, इन सबको देखते हुए वो जिस अंदाज में घेरा डाल रहा है वो एक गंभीर चिंता का विषय तो है। उससे निपटने की क्या तैयारी है और क्या इस वक्त स्थिति ऐसी है, जो डर मैंने पहले बताया कि शायद वो फारफेच्ड हो सकता है, लेकिन क्या सीमा पर लड़ाई की तैयारी भी हो सकती है? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि सीमा पर इस प्रकार की कोई संघर्ष की परिस्थिति आएगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति अगर निर्माण होती है तो उसका घाटा दोनों भारत को भी है और उसका घाटा एक दृष्टि से देखा जाए तो चीन को ज़्यादा है। चीन
ने एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में जो कुछ भी कर रहा है और साउथ चाइना सी में भी जो चीन कर रहा है, वो वहाँ के जो देश हैं और इंडो पैसिफिक देश जो हैं और साउथ ईस्ट एशिया में अनेक देश हैं, जैसे आसियान के जो देश हैं, उनमें से कुछ देश ये चाहते नहीं है कि चीन इस प्रकार का व्यवहार करे। चीन का जो एक बिग ब्रदरली एटीट्यूड है, हेजेमोनिक एटीट्यूड जिसको कहते हैं, उस प्रकार के चीन का जो एटीट्यूड है, उससे ये सभी देश भी एक तो चिंतित हैं, घबराए हैं और ये सारे देश भारत की ओर देखते हैं कि भारत एक प्रकार का नेतृत्व दे। इसीलिए चीन के साथ जो व्यवहार है उसमें देखिए, आपने ऑफेंसिव शब्द का उपयोग किया। ऑफेंसिव, एग्रेसिव, असर्टिव, ये 3 मुद्दे होते हैं। इसीलिए हम ऑफेंसिव भी नहीं होना चाहिए, एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन असर्टिव होना चाहिए। और एक और जहां हम चीन के साथ बड़े असर्शन के साथ व्यवहार करें, उसी प्रकार हमें अपने भी कुछ चीज़ों को देखना चाहिए। हमारे यहाँ पर भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड पहले था, उस बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए जो इन सभी विषयों पर स्ट्रेटेजिक मुद्दा करता है। रानडे जी उसके सदस्य थे। मुझे लगता है फिर उस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करके उनकी ओर से चिंतन करना चाहिए, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना चाहिए। दूसरी बात, जो एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में अनेक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, आसियान है, बिम्स्टेक है, ऐसी जो संस्थाएं हैं उनको और मजबूत करना चाहिए। तीसरी बात, हमारा जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, उस मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत हम अगर ईज ऑफ बिजनेस को और बढ़ाएंगे और चीन में जो चीज़ें का उत्पादन होता है उन चीज़ों का बढ़िया तरीके से और कम खर्चे में अगर हम उत्पादन करें तो हम चीन को आर्थिक दृष्टि से भी उनका मुकाबला कर सकते हैं। और जहां तक सामरिक विषय है, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा और चीन का जो सामरिक संबंध है वो डिसप्रोपोर्शनल है और इस डिसप्रोपोर्शनल सामरिक संबंध में हमें बहुत ज़्यादा लीवरेज नहीं है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और डिप्लोमेटिक भाषा में जिसको हम लिवरेजेस कहते हैं, वैसे हमारे पास बहुत से विषय हैं। बलूचिस्तान का विषय है, सिंध का विषय है, ग्वादर में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमें ये बोलना नहीं चाहिए कि तिब्बत का विषय हम बार बार उठा सकते हैं और चीन को कह सकते हैं कि अगर आप इस प्रकार की हरकत करेंगे तो तिब्बत के विषय में हम चीन के साथ मदद नहीं करेंगे। ये सभी बातों का हमें बहुत तारतम्य से विचार करके उपयोग करना चाहिए। जी, तिब्बत का आपने जिक्र किया आचार्य साहब। मैं प्रियंका चतुर्वेदी को जोड़ना चाहता हूं फिर से। प्रियंका जी, ये तिब्बत का मामला है और कुछ ऐसे मामले हैं जिनके बारे में अभी माना जा रहा है कि उनसे चीन चिढ़ा हुआ है, जिसके जवाब में वो ये हरकत कर रहा है। उसमें भारत और अमेरिका के रिश्ते भी शामिल हैं, तिब्बत का मसला भी शामिल है। और ऐसा क्या है कि जो हाल में नया हो गया है जिसकी वजह से चीन चिढ़ गया है? और आपसे पूछा जाए तो क्या इलाज क्या है, कैसे इसका मुकाबला हो सकता है? अभी चारी साहब ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी काउंसिल दोबारा गठित होनी चाहिए। आपने कहा सभी पार्टियों को मिला के बात होनी चाहिए, लेकिन वो बात होगी तो उसमें निकलेगा क्या? वो रास्ता सुझा सकती हैं? नहीं, रास्ता तो बिल्कुल बन सकता है अगर मंशा रास्ता बनाने की हो। अगर मंशा बस यही हो कि हम हर चीज को अग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे या हम इस तरीके से रिएक्ट करेंगे जहां कोई सोल्यूशन ना निकले, तो वो एक प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आज चाइना जिस तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक रहा है और हमारे जो वो टूरिस्ट हैं उनको जाने नहीं दे रहा है, तो उससे बहुत स्पष्ट हो गया है। जब उनके शी जिनपिंग इंडिया भी आए थे, उस समय पे भी उनकी सेना देश के अंदर घुसकर आई थी। तो इस तरीके का जो अग्रेशन है, वन बेल्ट वन रोड को लेकर हो या इंडिया और अमेरिका की बढ़ती जो क्लोजनेस है उसको लेकर हो, ये सब ध्यान में रखकर ही जो भी आगे का रणनीति बनेगी वो बनाना जरूरी है। पर प्राथमिकता सरकार को देना भी जरूरी है कि इस तरीके से चाइना बार बार अग्रेशन दिखा रहा है तो वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है, पर एक एंगेजमेंट, एक डायलॉग और एक अकाउंटेबिलिटी चाइना से भी एक्सपेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमारा एनएसजी मेंबरशिप रोकने में या मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने में या हमारे साथ कोऑपरेट करने में, पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे देश में मुल्क में टेररिज्म फैलाता है, उन सब चीज में चाइना ने हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया है, कोऑपरेट नहीं किया है।
तो ये सब मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने की रणनीति बनाना जरूरी है और सबको साथ में लेकर चलना सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे समय पर। जी काटजू साहब, जो प्रियंका ने कहा कि इसमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए और चाइना को से निपटने की एक स्ट्रैटेजी, जो आपने भी पहले कहा था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होना जरूरी है। मेरा सवाल यह है कि चीन के साथ जो हमारे संबंध हैं, और ऐसे संबंध सिर्फ चीन के साथ नहीं और देशों के साथ भी होते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसे उदाहरण अनेक मिलते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगने के तुरंत बाद भारत और चीन का युद्ध हो गया। तो चीन के साथ ये संबंध, नरेंद्र मोदी से मिलने शी जिनपिंग भारत आए और उधर बॉर्डर पर घुसपैठ हो गई। तो ऐसे एक पड़ोसी के साथ क्या पॉजिटिव एंगेजमेंट, मीनिंगफुल एंगेजमेंट संभव भी है? क्या उनको फेस वैल्यू पे लेकर उनके साथ कोई भरोसे का रिश्ता कायम किया जा सकता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि एंगेजमेंट तो की कोशिश तो हमेशा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि जो वास्तविकता है उसको अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो फिर भूल होती है। और वास्तविकता, मेरा मानना है ये है कि अगर आप एशिया को देखें तो ये साफ है कि खाली दो बड़े देश हैं जो कि एशिया की लीडरशिप के लिए एक दूसरे से कोऑपरेट, एक दूसरे से compete करेंगे। ये एक किस्म से मेरा मानना है अवश्यम भावी है। इसमें अगर कोई कोऑपरेशन की गुंजाइश है तो वो रास्ता भी ढूंढना चाहिए, लेकिन जो कंपटीशन निहित है इस रिलेशनशिप में, उस पर भी, उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और हमारी डिप्लोमेसी में कभी कभी ये हो जाता है कि हम इस तरह की बात करते हैं कि हमारी जनता ही ये समझने लगती है कि अब कोऑपरेशन का रास्ता ही चलेगा, कंपटीशन नहीं होगी। जैसे मनमोहन सिंह जी कहते थे कि दोनों देशों के लिए देयर इज, अंग्रेजी में मैं कहूं कि देयर इज इनफ स्पेस फॉर चाइना एंड इंडिया टू ग्रो। एक लेवल पर यह सही था, लेकिन उससे ये भावना जनता में हो जाती थी कि सब चीज ठीक चल रही है। जबकि अगर आप सतह के नीचे देखते तो कंपटीशन तो हमेशा है और रहेगा। आज के दिन चीन ज्यादा बढ़ गया है आर्थिक दृष्टि से, उसकी तिजोरियां भरी हुई हैं, एक अहंकार आ गया है और उस अहंकार को हमें समझना है। हमें इसमें जो घेराबंदी एक किस्म से करनी पड़ेगी, जिसमें जैसे और वक्तों ने, स्पीकर्स ने कहा, हमें हमें ईस्ट एशिया में ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ और साउथ ईस्ट एशिया में फिर अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने पड़ेंगे कि चीन भी समझे कि हम अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना रहे हैं जिसके तहत चीन का मुकाबला हम करेंगे। जी काटजू साहब, आपका कहना है कि हम दुनिया के दूसरे देशों से अपने रिश्ते बनाएं, अपनी हैसियत बढ़ाएं और व्यापार में भी इस हैसियत में आएं कि हम उस मुकाबले में जीतने की स्थिति में आएं। सुनील मिश्रा जी, जो आपका अनुभव है चीन के साथ डील करने का और इस वक्त भारत का जो बिजनेस सिनेरियो है उसको देखते हुए, चीन को इस वक्त तकलीफ किस बात की है? उसे किस बात से मिर्च लगी है कि उसने अचानक ये हरकत की है? आलोक जी, मुझे ये लगता है कि फिर थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिया जाए कि हर 6 महीने में चीन कुछ ना कुछ पोस्टरिंग करता है बॉर्डर पे। और जब चीन की राइज हुई तो उसको कहा गया कि साहब पीसफुल इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना। बट पीसफुल इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना, स्पेक्टेक्युलर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नाउ रीचिंग अ स्टेज जहां पर कि मिलिट्री सुपर पावर। इसके साथ साथ एक पहलू है कि चीन जैसे अपने यहाँ गीता है और वो सब वो पढ़ाई जाए या ना पढ़ाई जाए, लोगों को उसका सार पता रहता है, बच्चों को, बड़ों को। वहां पर आर्ट ऑफ वॉर है। आर्ट ऑफ वॉर की प्रैक्टिस वहां 23 साल 24 साल की लड़की निगोसिएशन में कर रही होती है। उस एस्पेक्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। और हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी मेरे हिसाब से रही है, वो हम अपना वेट पूरी तरह से, जो वेट इन दी थिएटर ऑफ द वर्ल्ड, उसको जिस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, शायद हम अभी तक उसका इस्तेमाल, जितना वेट हमारा है उस हिसाब से नहीं कर रहे थे।
अब थोड़ा सा हम उसको एजर्ट करने की सिचुएशन में आए हैं जब ये नई सरकार बनी है। इस वेट का हमें और इस्तेमाल करना चाहिए, हमें एजर्टिव होना चाहिए। और जहां तक व्यापार और ट्रेड का मामला है, व्यापार और ट्रेड के मामले में हम लोगों को ये बहुत क्लियरली देखना चाहिए कि कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जो कि क्रिटिकल हैं, और उन क्रिटिकल क्षेत्रों में जो चीन घुसने की कोशिश कर रहा है उसमें उनको सबसे पहले रोका जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल चीन से हम एयरक्राफ्ट कैरियर या फाइटर एयरक्राफ्ट्स या सबमरीन्स नहीं खरीदेंगे कभी। उसी तरह से हमें जो क्रिटिकल क्षेत्र हैं जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, मेरा क्षेत्र है जो पावर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का है, उसमें हम लोगों को बहुत सोच समझ करके खरीदारी करनी चाहिए चीन से, चाहे वो सस्ता दे रहा हो। अगर मान लीजिए चीन से फाइटर एयरक्राफ्ट लेने हो तो हो सकता है कि जो हम फ्रांस से ले रहे हैं उसके उतने ही पैसे में हमको 5 एयरक्राफ्ट मिल जाएं, लेकिन हम नहीं खरीदेंगे। तो उसी प्रकार से जो पावर का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हमें बहुत कॉशियस रहना चाहिए। चाइना के लिए हिंदुस्तान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए है कि हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही है, बड़ी मार्केट है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अब हमारे यहाँ हो रहा है उसको बहुत गौर से चीनी कंपनियां और चीनी सरकार उसको देख रही है एज एन अपॉर्चुनिटी। जी, तो आपका कहना है कि भारत और चीन के संबंध में हम कुछ तरक्की कर सकते हैं बशर्ते भारत अपने पूरे वजन का इस्तेमाल करे। अब हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात यही करेंगे कि क्या चीन से अच्छी साझेदारी की उम्मीद की जा सकती है, और चीन के साथ रिश्तों में भारत चीन की कमजोरी और अपनी मजबूती का फायदा कैसे उठा सकता है। देखते रहिए आवाज अड्डा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है, और अभी कुछ वक्त बाकी है। ट्विटर पर आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्या चीन को लेकर भारत की नीति साफ नहीं है। आपका जवाब आप @CNBC_आवाज हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर दे सकते हैं। शेषाद्री चारी साहब, आपकी नज़र में वो क्या कमजोरी है चीन की और वो क्या मजबूती है भारत की जिसका हम फायदा उठा सकते हैं और चीन के साथ एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जिसमें हम फायदे में रहें? देखिए, चीन के बहुत कमजोरियां हैं जिसको हम अंग्रेजी में फॉल्ट लाइंस कहते हैं। चीन में ऐसे फॉल्ट लाइंस बहुत हैं। अब चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास 3 पद है। चीन के राष्ट्रपति का और वहाँ की जो आर्मी है PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। देखिए, चीन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, और अब तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो चीफ थे वो अलग थे। माओ के बाद पहली बार एक ही व्यक्ति तीनों पद में बैठा है, और जैसे वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि आई विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, आई विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन टाइगर्स एंड फ्लाइज। ये टाइगर्स एंड फ्लाइज का मतलब जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स करप्शन करते हैं वो, और फ्लाइज का मतलब जो छोटे छोटे अफसर हैं ब्यूरोक्रेसी में और PLA के अफसर हैं उन पर एक्शन लूंगा। और उन्होंने 16 आर्मी के जूनियर ऑफिसर्स को पनिश किया, जेल में डाल दिया, और बहुत बड़े बड़े लोग जो PLA के पक्ष में थे उनको उन्होंने अलग कर दिया। वहाँ पर बहुत बड़ा पर्जिंग कहते हैं उसको, PLA का पर्जिंग हुआ। इसीलिए चीन की जो आर्मी है, PLA में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शी जिनपिंग से खुंदक आते हैं, तो इसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए चीन बॉर्डर में जो कुछ भी करता है, जैसे प्रधानमंत्री के चीन के शी जिनपिंग जब यहाँ आए थे, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हो रही थी, उसी समय एग्रेशन हुआ ऐसा किसी ने बताया, वो सच है, आपने भी कहा। और इसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने शी जिनपिंग को किया, और ऐसा समझा जाता है कि शी जिनपिंग जब वापस बीजिंग गए तो उन्होंने जो सबसे बड़े आर्मी के ऑफिसर जो इसके जिम्मेदार थे उन सबको बहुत ही कठोर शब्दों में उनकी आलोचना की, निंदा की उनकी। ये जो फॉल्ट लाइन है इसको हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, चीन का जो एक रवैया है अन्य देशों के बारे में, जापान हो, फिलीपींस हो, या बर्मा है, म्यांमार है, बांग्लादेश है,
और वियतनाम है, इन सभी देशों के साथ जो उनका व्यवहार है उससे ये मेकोंग रीजन जिसको कहते हैं वो लोग बड़े चिंतित हैं। और पश्चिमी जगत में भी चीन के बारे में बहुत अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है और बहुत ही युद्ध के तौर पर वहाँ पर विरोधियों को कुचला जाता है। तो इन सभी बातों का हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और चीन के बारे में जो भारत, देखिए चीन में कम से कम 3-4 हजार संस्थाएं हैं, थिंक टैंक्स जिसको कहते हैं, वो दुनिया के बारे में चिंतन करते रहते हैं। हमारे देश में 1 या 2 थिंक टैंक्स हैं जो सारी दुनिया का चिंतन करते हैं। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा ऐसे थिंक टैंक होने चाहिए जो केवल चीन का स्टडी करें। ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं, उसमें उनकी क्षमता कम है, हमारी ताकत ज्यादा है। जी, अब क्योंकि वक्त थोड़ा कम बचा है, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी काफ़ी देर से फ़ोन पे थी, अब साक्षात हमारे साथ जुड़ी हैं। तो प्रियंका जी, आपके हिसाब से भारत के लिए कोई एक ऐसा रास्ता है जिससे हम इस रिश्ते में फ़ायदा कमा सकें? चीन के साथ कोई भरोसे का संबंध हो सकता है? नहीं, देखिए चीन के साथ भरोसे का संबंध हमेशा एक कॉशियस संबंध ही रह सकता है, क्योंकि चीन पे भरोसा करना, और जैसे किसी ने ये पहले कहा था कि 2 एशिया के सुपर पावर्स जो सुप्रीमेसी के लिए झगड़ रहे हैं, तो उनका कॉशियस ऑप्टिमिज्म हो सकता है रिश्तों में। पर कॉशियस ऑप्टिमिज्म के लिए में कहीं हमारी देश की सुरक्षा का कहीं किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसको लेकर हमें अमेरिका और बाकी बड़े देशों का साथ होना जरूरी है। अब जैसे हमने एनएसजी में देखा किस तरीके से अमेरिका ने सपोर्ट तो दर्शाया था, पर जब बात आई एनएसजी में हमें मेंबरशिप देने की, तो चाइना ने सबको ओवरपावर कर सबको साथ में ले लिया। तो इस तरीके का जो माहौल है हमें भी अपनी तरफ बनाने की जरूरत है कि जब हम अपने हम जब कुछ सामने बात लाएं इंटरनेशनल फोरम पे या चाइना को लेकर, तो हमारा जो खुद का इंडिया का इंडिपेंडेंट ब्लॉक है वो भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बनाना बहुत जरूरी है। और वो सिर्फ कूटनीति से हो सकता है, दूसरे देशों पे भरोसा देकर और दूसरे देशों से भरोसा लेकर, ये तभी होगा इंडिया और चाइना के बीच में कॉशियस ऑप्टिमिज्म और एक कॉन्फिडेंट अग्रीमेंट और कॉन्फिडेंट अंडरस्टैंडिंग, जहां का इंडिया विल बी अ स्टेप अहेड ऑफ चाइना। जी काटजू साहब, एक तरह से एक शतरंज की बिसात बिछी हुई है जिसमें अपने अपने मोहरे चलने हैं। चीन, जैसे कहा गया अभी चारी साहब ने कहा कि जो चीन के दुश्मन हैं उनको अपने साथ जोड़ के हम अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। चीन भी ऐसे काम में लगा है, उसने पाकिस्तान के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा रखी है और वो पूरी कोशिश करता है कि पाकिस्तान के हर काम में साथ दे। तो इस शतरंज में वो क्या चाल चली जा सकती है जिसके बाद सामने वाले को मात नहीं तो कम से कम शह तो दी जा सके? देखिए, पहला एक वाक्य मैं कहना चाहता हूं कि ये भरोसा करना कि चीन में एक वक्त आएगा जब आंतरिक कमजोरी होगी जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, मुझे लगता है इस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये बिल्कुल सही है, जब मैंने भी पहले अर्ज किया था कि हमें एशिया के और देशों से और जो महाशक्तियां हैं उनसे संबंध बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन खास तौर पे चीन सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है दक्षिण एशिया के देशों में। पाकिस्तान में तो है ही, और पाकिस्तान में से 6 दशकों से ये सिलसिला चल रहा है। और आज के दिन वास्तविकता ये है कि चीन पाकिस्तान का एक नेक्सस है और हमें मुकाबला उस नेक्सस से करना है। दोनों देश मुख्तलिफ नहीं है सामरिक चुनौती की दृष्टि से, और इसके लिए हमें आंतरिक बल एक करना है, उसको जोड़ना है, और जो हमारे इंडियन ओशन में भी अपना एक दबदबा बनाने जरूरी है। चुनौती चीन की बहुत गंभीर है और इसीलिए मैंने अपील करी कि सब राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठने की बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के दिन। जी जयदेव रानडे साहब, आप तो चीन का बहुत गहरा अध्ययन करते हैं। चीन में वो क्या है, ऐसा क्या होगा
जिससे भारत चीन को इस खेल में दो तरह से मात दे सकता है, एक इकोनॉमिक पावर के तौर पे और दूसरा स्ट्रैटेजिक मामले में या सामरिक मोर्चे पर। वक्त थोड़ा कम है इसलिए संक्षेप में कहेंगे तो अच्छा रहेगा। बेसिकली मैं ये कहूँगा कि हमें जो है अपना ही स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए, इकोनॉमिक, मिलिट्री और बेसिकली नेशनल विल, क्योंकि और कोई देश हमारे सहायता के लिए नहीं पहुँच पाएगी अगर कुछ हो जाए बॉर्डर पे। वो तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक चीन का मामला है और हम कहते हैं कि आर्थिक जो संबंध बढ़ाएं और उसमें क्या हो सकता है, ट्रेड में क्या हो सकता है, एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि चीन ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा है कि जितने भी अच्छे मतलब आर्थिक संबंध जितने भी अच्छे हो, बायलैटरल रिलेशनशिप उसको ट्रम्प करेगी। जहां उस चीन समझती है कि अपनी सॉवरेंटी या टेरिटोरियल इंटरेस्ट खतरे में है या उसको एडवर्सली इम्पैक्ट होती है, तो उसको ट्रेड और इकोनॉमिक की कोई मतलब रोक नहीं पड़ेगी, वो अपना एक्शन ले लेगी। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि लिमिट्स है ऐसे चीज़ों के लिए। तीसरी बात, जहाँ पे अभी चर्चा हो रही थी कि फॉल्ट लाइन्स क्या हैं, मेरे ख्याल से जहाँ पे इतनी अथॉरिटेरियन रिजीम है जैसे चीन में है, वो हर मामले में दखल देती है। और आजकल आपने सुना होगा शिनचांग में हर घर में जो जहाँ उइगुर्स रहते हैं, जो मुस्लिम हैं, वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हर घर में एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी काडर को उन्होंने पोजीशन कर दिया है, डिप्लॉय कर दिया है। तो ये सब दिखाती है कि इतनी टेंशन है इंटरनल चीन में। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में भी बहुत टेंशन है, और ऐसे जब अथॉरिटेरियन सिस्टम हो, इतना टाइटली कंट्रोल्ड सिस्टम हो, तो अचानक से टूट सकती है। तो मेरे ख्याल से ये सब और भी बहुत चीजें हैं, पर वो खैर मेरे ख्याल से ऐसे प्रोग्राम में बात करने की सही नहीं जी। तो चीन के अंदर काफ़ी परेशानियां हैं, इस पर उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन वो उम्मीद लगाना शायद थोड़ा जाती होगी। हमने जो सवाल आपसे पूछा था कि क्या चीन को लेकर भारत की नीति साफ है, 64% लोगों का जवाब है नहीं, माफ़ कीजिए 64% लोगों का जवाब है कि नीति साफ नहीं है, और सिर्फ 36% लोग हैं जिनका मानना है कि चीन को लेकर भारत की नीति साफ है। कार्यक्रम खत्म करने से पहले गुलजार की दो लाइनें इसी मसले पे बिल्कुल मौजूद बैठती हैं, आपको सुनाता हूं। जिसकी आवाज़ में सिलवट हो, निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। भारत और चीन के संबंध में हम उम्मीदें कितनी भी रखें, लेकिन यह शंका हमेशा बनी रहेगी कि इस पर कितना भरोसा किया जाए। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।